नमस्कार, भारत इन कॉन्टेक्स्ट में आपका स्वागत है। क्रूड ऑयल अपने 5वें साल के सबसे निचले स्तर पर है। इसके बावजूद पेट्रोल के प्राइसेस में कोई गिरावट नहीं हुई है। यह टॉपिक हमारे डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है और एज अ सिटीजन हमें यह ज़रूर समझना चाहिए कि आखिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इतनी गिरावट के बावजूद पेट्रोल के प्राइसेस कम क्यों नहीं हुए। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देना चाहता हूं कि आखिर क्रूड ऑयल होता क्या है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जो कि एक नेचुरल अकरिंग लिक्विड या विस्कस कंपाउंड है जिसे धरती से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कच्चा तेल को हम इसके रॉ फॉर्म यानी जैसे निकाला गया वैसे एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें उसे रिफाइन करने की आवश्यकता होती है। आफ्टर रिफाइनिंग ही हम उसे एज अ एलपीजी, डीजल या फ्यूल के किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इंडिया अपने ज़रूरत के 88% कच्चा ऑयल इंपोर्ट करता है और यह ऑयल बेसिक मेजरली आता है इराक, सऊदी अरबिया, रसिया और यूएई जैसी कंट्री से। इंपोर्ट होने के बाद एक कच्चा तेल हमारे रिफाइनरी में रिफाइन होता है। हमारी रिफाइनरी जैसे भारत पेट्रोलियम, आईओसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या नायरा एजेंसी इस कच्चे तेल को रिफाइन करती है। आफ्टर रिफाइनिंग ही एक कच्चा तेल हमारे डेली लाइफ जैसे पेट्रोल, डीजल या केरोसिन या जेट फ्यूल जैसे काम के लिए यूज हो पाता है। अब एक चीज तो आप समझ चुके होंगे कि ये ऑयल को बेसिकली हमारी रिफाइनरी कंपनियां ही खरीदती हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर इतने गिरावट के बाद भी ये पेट्रोल प्राइसेस में चेंजेस क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर आप इस लेफ्ट साइड को चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं बस एक साल के अंदर ये प्राइस अराउंड $75 से $60 के आसपास पहुंच चुका है। इसके बावजूद पेट्रोल प्राइसेस 95 रुपीज के आसपास चल रही है। इससे तो मन में एक सवाल जरूर आता है, आखिर कच्चे तेल के इतने प्राइसेस ड्रॉप होने के बाद भी पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस कंज्यूमर को पास क्यों नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं आखिर पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस इंडिया में डिसाइड कैसे किए जाते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, पेट्रोल या डीजल के लिए जो रॉ मटेरियल है कच्चा तेल, जिसे रिफाइनरी कंपनी सीधे इंटरनेशनल मार्केट से खरीदती है। सो फर्स्ट थिंग इज, ये जो कच्चा तेल है का प्राइस सीधे इंटरनेशनल मार्केट पे निर्भर करता है। अब सेकेंड पार्ट वो है यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट, मतलब डॉलर और रुपया का क्या एक्सचेंज रेट अभी चल रहा है करंट मार्केट पे, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि हमें मैक्सिमम कंट्री से कच्चा तेल इन डॉलर ही खरीदना पड़ता है। रसिया एक एक्सेप्शन है जहां से हम इसे लोकल करेंसी में खरीदते हैं। बाकी मोर और लेस बाकी कंट्री से हम इसे डॉलर में ही बाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस। जो भी कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बेसिक लॉजिस्टिक और रिफाइनरी चार्ज के बाद सरकार, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती हैं। इसके बाद फाइनल प्राइस ऑयल कंपनियां सेट करती हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं आखिर फ्यूल प्राइसेस इंडिया में डिसाइड कैसे होते हैं। अगर आप ये चार्ट को देखें तो इसमें एक कंपोनेंट जो कि 45, अगर हम मान लें हम आज 100 रुपीज में पेट्रोल खरीद रहे हैं तो 45 रुपीज जो क्रूड का कच्चा तेल का करंट प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, उसका रिफाइनिंग कॉस्ट जो कि कंपनी जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल या जो भी कंपनी जियो उसको रिफाइन करने का कॉस्ट उन्हें जो लगता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक चार्ज, जैसे कि हम इसको रसिया से लेके आते हैं, इजिप्ट से लेके आते हैं, यूएई से लेके आते हैं। डिफरेंट कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग अलग है। तो इसको अगर सबको मिला दें तो 100 रुपीज में से 45 रुपीज हम इसमें स्पेंड करते हैं। इसके बाद अगर आप अगला शेयर देखें तो 21% सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस एंड 30%
स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेस। इसके अलावा 4% डीलर कमीशन। डीलर कमीशन का मतलब जो कि हम अपने लोकल फ्यूल स्टेशन पे पेट्रोल को बाई करते हैं, उनका कुछ अपना कमीशन, उनका कुछ अपना प्रॉफिट शेयरिंग है, उसको 4%। इसमें अगर हम देखें तो 100 रुपीज में 55 रुपीज हम कच्चा तेल के प्राइस के अलावा स्पेंड करते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर कल के गए कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में फ्री भी हो गया तो हमें पेट्रोल या डीजल फ्री में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेस एंड डीलर कमीशन मिला के अप्रॉक्स 55 रुपीज हमें स्पेंड करना होगा। अब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट किस टाइप की टैक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट किस टाइप की टैक्स लेती है। जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, वैट या एडिशनल वैट, और कोई कोई स्टेट में स्टेट सेस लगता है, तो इसका जो शेयरिंग है वो 100% स्टेट अपने पास रखती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स में स्टार्टिंग का 2 बेसिक एक्साइज ड्यूटी एंड SAED को सेंटर को स्टेट के साथ शेयर करना पड़ता है, और इसके अलावा जो सेस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए बहुत ही कंटिन्यूड रेवेन्यू का सोर्स है और एक फायदा का सोर्स है। इसीलिए ये टैक्सेस आइदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से कोई कम करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करती है तो उसे अपना रेवेन्यू में से गिरावट करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करती है इसका नुकसान तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है ही है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट को ही है। इसीलिए दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, डॉलर एंड रुपी कन्वर्जन। यहाँ पे ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए बन जाता है कि डिस्पाइट कच्चा तेल का प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरा, लेकिन अगर हमारा रुपया कमजोर हुआ तो हम उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। जैसे अगर मैं सेम 1 साल का टेन्योर में आपको दिखाऊं तो अप्रॉक्स 5% रुपया कमजोर हुआ है। इसका मतलब जो $1 को खरीदने के लिए हम 1 साल पहले 85 रुपीज देते थे, आज उसी $1 को खरीदने के लिए हमें 90 रुपीज देना पड़ता है। और रुपया का एक कमजोर होना जो कच्चा तेल से होने वाला बेनिफिट कंज्यूमर को था, वो उसे पास होने में सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न करता है। चलिए अब हम एक आसान सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कमजोर रुपीस हमें इस बेनिफिट को पास नहीं होने देता है और कितना बेनिफिट जो सरकार हमें पास नहीं करती है। सबसे पहले जो हमने देखा था, अप्रॉक्स कच्चा तेल का प्राइस $80 1 साल पहले था, जो अभी घट के $60 के पे पहुंच चुका है। वहीं रुपीस जो 1 साल पहले 85 रुपीस था, आज वह 90 रुपए हो चुका है। तो इस हिसाब से अगर हम पुराने रेट पे, मतलब 1 साल पहले वही कच्चा तेल को बाई करते तो हमें 6800 रुपीज देना पड़ता, क्योंकि उस समय रुपीस का वैल्यू 85 था। और हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पेमेंट हमेशा डॉलर में करते हैं, तो हम उसके लिए हमें अपने पास से 6800 रुपीज देना पड़ता। अभी जो कि नया प्राइस है 1 साल के बाद, कच्चा तेल जो अपने सबसे निचले स्तर पे है 5 साल के 60 रुपए, उसमें अभी हमें 5400 पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट तो 1 साल पहले के अमाउंट से जरूर कम है, लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर यही रुपया 85 ही रहता, इंस्टेड ऑफ 90 अगर 85 रहता तो हमें 5100 ही बस पे करना पड़ता। तो एक क्लियरली दिखाता है कि डिस्पाइट कच्चा तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में तो घट गया, लेकिन रुपया कमजोर होने के वजह से हम उसका 100% बेनिफिट नहीं ले पाए, बल्कि हमें जितना बेनिफिट होना चाहिए था उससे 300 रुपए कम का ही बेनिफिट हुआ। अगर हम इसे बैरल के टर्म में समझें तो मान के चलो हमें 9 रुपए पर लीटर
बेनिफिट हो रहा है जब हम सीधे सीधे कच्चा तेल बाई कर रहे हैं। इसके अलावा रुपया कमजोर होने के चलते जो हमने लॉस फेस किया वो ऑलमोस्ट 2 रुपए पर लीटर है। इसका मतलब हमें ओवरऑल बेनिफिट जो कि 10 से 11 रुपए पर लीटर होना चाहिए था वो 6 से 7 रुपए लीटर पे ही जाके अटक गया। ये दिखाता है कमजोर रुपया कैसे ओवरऑल प्राइस हमें पास होने में सबसे बड़ा बाधा डालता है। इससे हम एक बात तो समझ चुके होंगे, जितना मजबूत रुपया उतना आसानी से सस्ते कच्चे तेल का दाम हमें अपने पेट्रोल या डीजल पे रिफ्लेक्ट होने मिल सकता है। तो अब यहाँ पे इस बात पे हमें जरूर जोर देना चाहिए कि हम रुपया को कैसे स्ट्रांग बनाएं। इसके लिए हमें एज ए सिटीजन लेवल पे हमें जरूर इंपोर्ट डिपेंडेंट चीज को अपने लाइफ से कम करने की आवश्यकता है। इससे जरूर इन लॉन्ग टर्म रुपया मजबूत होगा। अब हम इसके पहले देखें कि सरकार हमें ये बेनिफिट क्यों नहीं पास करती है। पहले एज ए कंट्री हमें क्या फायदा होता है ये पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, ये फायदा हमें एट पेट्रोल पंप मिले या ना मिले, लेकिन एज ए कंट्री हमें इसका बम्पर फायदा होता है। सबसे पहला फायदा, अगर कच्चा तेल का रेट मार्केट में कम हुआ है तो इससे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम होता है, जो कि हमारा रुपया को इनडायरेक्टली मजबूत करने में फायदा करेगा। जितना हम अपना इंपोर्ट करने में पैसा कम खर्चा करेंगे उतना हमारा रुपया मजबूत होगा। इसी चलते इंडिया ने बस इसी फिस्कल ईयर 2025-2026 में $11 बिलियन का सेविंग किया है और यह नंबर बहुत ह्यूज है, $11 बिलियन। इसके अलावा कच्चा तेल हमारे बहुत से अदर इंडस्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल काम करता है, जो कि हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखने में मदद करता है। मैं यहाँ पे वर्ड कंट्रोल बोल रहा हूँ, रिड्यूस नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो तो कच्चा तेल हमारे बहुत कॉमनली यूज मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, पाइप्स, इवन कोल्ड क्रीम्स एंड लुब्रिकेंट्स, ये सब जगह पे यूज होते हैं। लेकिन आप हमें बताइए, क्या आपको ये सब के प्राइसेस कम होते हुए दिख रहे हैं? नहीं। इस कच्चा तेल हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री जैसे प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स, ये सब में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है। तो कच्चा तेल अगर कम हो रहा है तो ये हेल्प करता है कि इस सेगमेंट की इंडस्ट्री में अचानक से प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं हो। इसके अलावा एक गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग अदर सेगमेंट में इंक्रीज करे, जैसे एजुकेशन, डिफेंस, इंफ्रा एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। और सबसे बड़ा फायदा जो गवर्नमेंट इसका यूज करती है तो स्टॉक ऑफ द ऑयल एट द लोएस्ट प्राइसेस। गवर्नमेंट इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर ऑयल को स्टॉक कर लेती है, जो कि जब दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े हुए रहें तो उस समय वो इस ऑयल को अपने हिसाब से यूज कर सके। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आखिर गवर्नमेंट इस प्राइस बेनिफिट को कंज्यूमर को क्यों नहीं पास करती है। तो इसका सबसे पहला आंसर है टैक्स। गवर्नमेंट के लिए पेट्रोल या डीजल पर लगने वाला टैक्स सबसे आसानी से कलेक्ट होने वाला टैक्स है। इसमें चोरी की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि आप इसमें कुछ छुपा नहीं सकते। अगर आप कल पेट्रोल पंप पे फ्यूल भराने जाइएगा तो उसमें टैक्स ऑटोमेटिकली एड अप होके सरकार के पास चली जाएगी। दूसरा, ये सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेशन है। तो सेंटर या स्टेट दोनों इस पे प्राइस को कम कर उस रेवेन्यू का पार्ट को डिक्लाइन नहीं होना चाहती है। पेट्रोल से आने वाला रेवेन्यू सरकार के लिए कैश फ्लो का सबसे अच्छा सोर्स है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे अदर एरिया जैसे इंफ्रा, डिफेंस, इसके अलावा डेप्ट पे लगने वाले इंटरेस्ट, ये सबको इस रेवेन्यू से पे ऑफ करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट एक ट्रिक यूज करती है, जैसे कि जब मान लो कल के गए अचानक से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल के दाम बढ़ गया, इन दैट केस मे बी citizen of the country will not face that price immediately। तो सरकार हमेशा वो बफर बना कर रखना चाहती है ताकि स्टेबिलिटी इन प्राइसेस मेंटेन रहे। और सबसे एक इंपॉर्टेंट एजेंडा जो सरकार यूज करती है स्पेशली बाय इलेक्शन टाइम, ये बफर जो मेंटेन करती है टू रिड्यूस द प्राइसेस ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। जब भी इलेक्शन आए तो गवर्नमेंट कुछ प्राइस कम करने के नाम पे कुछ पेट्रोल के प्राइसेस कम कर देती है। तो जो यही 5-6 रुपए लीटर जो हमने देखा नेट बेनिफिट, वो यहाँ से सरकार मैनेज कर लेती है। अब तो आप समझ चुके होंगे
कि पेट्रोल या डीजल पे लगने वाला टैक्स सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। इसके अलावा यह एक पॉलिटिकल टूल भी है। तो अब आप से जब भी कोई बोले कि हम पेट्रोल या डीजल की प्राइसेस इंडिपेंडेंटली कम नहीं कर सकते, यह तो मार्केट लिंक्ड है, तो उनसे आप जरूर पूछिएगा कि ये जो लगने वाला टैक्स है उसका आप कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। जो आप फ्रीबीज या अदर स्कीम्स पे आप स्पेंड कर रहे हैं, क्या वह नेसेसरी स्पेंड है। और इसके अलावा जब भी आपसे कोई बोले कि जब हम पेट्रोल के प्राइसेस हाफ कर देंगे या जो भी कम कर देंगे, तो भी उनसे आप पूछिएगा कि अगर आप कम कर दीजिएगा तो क्या आप इंटरनेशनल मार्केट से फ्री में ऑयल बाई करना शुरू कर दीजिएगा, या फिर जो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे थे वो टैक्स अगर आप नहीं कलेक्ट कीजिएगा तो बाकी स्पेंड जैसे कि हमारे स्कीम्स या डेप्ट इंटरेस्ट या इंफ्रा प्रोजेक्ट या डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से लेके आइएगा। क्या आप कर्ज लीजिएगा या आप कहाँ से पैसा लेके आइएगा। ये सवाल एज अ कॉमन सिटीजन हमें जरूर समझ में आना चाहिए। अभी तक तो हमने देखा कच्चे तेल के गिरे हुए प्राइस हमें क्या बेनिफिट करते हैं एज अ कंट्री, सरकार हमें क्यों ये बेनिफिट एज अ सिटीजन पास नहीं करती है, और इसके क्या नुकसान और क्या फायदा हमें है, ये हमने अभी देखा। अब हम इसका इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड समझना चाहते हैं। सबसे पहले ये ओवरऑल महंगाई को कंट्रोल में रखेगा और ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट ओवरऑल मेंटेन रहेंगे। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री जैसे इंडिया के लिए यह एक बहुत ही फायदे का सौदा है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया ये हमारे ट्रेड डिफिसिट, करेंट अकाउंट बैलेंस, ये सबको मेंटेन करता है और हमारे करेंसी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन साथ में ही ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जैसे गल्फ कंट्री के लिए एक कंसर्निंग विषय रहेगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ऑयल के ही अराउंड रिवॉल्व करती है। तो उनकी इकोनॉमी के लिए ये एक कंसर्निंग साइन है। अगर आप इसे करेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेट करें तो अभी आप देखेंगे कि मल्टीपल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जैसे ईरान, रसिया एंड वेनेजुएला पे सैंक्शन लगा हुआ है। इसके बावजूद एक कच्चे तेल की दाम में गिरावट, क्या यह जेन्युइन है या मैनिपुलेटेड है? क्योंकि अगर कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो रशियन इकोनॉमी जो कि ऑयल के ही दम पे अभी रन कर रही है उसको सबसे बड़ा झटका मिलेगा। और यूएस सारे हथकंडे अपना चुका है, जैसे प्रेशराइजिंग कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, एवरीथिंग। इसके बावजूद भी रसिया कहीं ना कहीं मार्केट में तेल बेचने में कामयाब है। सेम टू सेम ईरान के साथ भी, ईरान भी चाइना को कंटिन्यूअसली ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं चल पा रही है। दे आर एबल टू मैनेज देयर इकोनॉमी। तो आपको क्या लगता है कि एक क्रूड ऑयल प्राइस का डिक्लाइन इंटेंशनल है टू हार्म इकोनॉमी लाइक ईरान एंड रसिया? इसके अलावा अगर आप देखो तो कच्चा ऑयल प्राइस का गिरना एक ग्लोबल स्लोडाउन की तरफ भी इशारा करता है, जो कि मोर और लेस सही है, क्योंकि चाइना और यूरोपियन कंट्री का अगर हम जीडीपी देखें फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, इट विल शो मिक्स सिग्नल ऑफ डिक्लाइनिंग। तो इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हम यह कह सकते हैं कि कच्चे तेल की गिरावट हम ओवरऑल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कुछ सेगमेंट में तो अच्छे हैं, जैसे कि इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी, इससे ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स सस्ता होगा, इन्फ्लेशन बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा, आरबीआई या अलग जो रिजर्व बैंक है अदर कंट्री के, उन पे प्रेशर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का कम रहेगा, करेंसी का डिवैल्यूएशन कंट्रोल में रहेगी। ये सब चीज तो हम देख पा रहे हैं जो कि एज अ प्लस पॉइंट है। लेकिन एज अ कंसिक्वेंसेस हम एक क्लियरली देख सकते हैं कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए उनका इकोनॉमी को एक झटका लगेगा। रशियन इकोनॉमी के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, ईरानियन इकोनॉमी के लिए ये कहीं से अच्छा नहीं होने वाला है, और एक कहीं न कहीं एक स्लो डाउन की ओर इशारा करता है एट ग्लोबल लेवल। आप भी कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आखिर ऑयल प्राइसेस क्यों ऐसे डिक्लाइन किए हैं इन रिसेंट टाइम। प्लीज शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, प्रेस अ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।